शुक्रवार के कोहराम के बाद भारतीय बाजारों के लिए आज दुनिया भर से हैं बेहतर संकेत। मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार है और नए हफ्ते की शुरुआत करने के लिए हल्के हरे निशान में है SGX निफ्टी। क्या रिकवरी आएगी तो कितनी और होगी कितनी टिकाऊ, ये है बड़ा सवाल। लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए, एक और एक्शन पैक्ड कारोबारी हफ्ता है हमारे सामने। इंपॉर्टेंट डेटा, नतीजे और साथ ही स्टॉक्स का फोकस तो रहने और फुल एक्शन वाला वीकेंड। बहुत कुछ होगा और वीकेंड पर भी बहुत कुछ हुआ है बिल्कुल। स्पेशली अमेरिका में 4 दिनों की तेज गिरावट के बाद काफी कुछ ऐसा हुआ जो आप देखना सुनना चाहते थे। एब्सोल्युटली। तो चलिए, आज के जो बड़े ट्रिगर्स है वो अमेरिका से ही आते हुए दिख रहे हैं। शुक्रवार को शानदार तेजी के साथ अमेरिकी बाजार हुए बंद। 500 अंकों से ज्यादा का उछाल आपको डाउ में देखने को मिला और नेस्डेक ने भी जमकर दौड़ लगाई है। कच्चे तेल में भी इसके साथ साथ रिकवरी आती हुई दिखी। 4% की अच्छी तेजी और सोना चांदी ढीला होता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट बुकिंग वहां पर। अदानी ग्रुप के लिए एक और बड़ी खबर और वो फिर से नेगेटिव। MSCI की तरफ से बड़ा झटका लगता हुआ दिखा है। 2 कंपनियों के उन्होंने वेटेज कम किए हैं, उसके चलते बिकवाली का असर दिखेगा। नतीजों के लिहाज से बड़ा एक्शन वीकेंड पर भी और आज भी रहने वाला है। तो ढेर सारे रिजल्ट्स जो वीकेंड पर आए, स्पेशली ब्रिटानिया जैसे दिग्गज कंपनी के, कोल इंडिया के नतीजे आए, निफ्टी की कंपनियों के, आज भी नतीजों के लिहाज से पूरे एक्शन पैक डे के लिए हो जाइए तैयार। बिल्कुल, तो एक्शन पैक्ड डे तो आज पूरा रहने ही वाला है। बहुत सारी चीज़ों की बात करनी है अनिल जी। आज स्टॉक्स पर भी थोड़ा एक्शन रहेगा। हमारे बाजार में फ्राइडे को क्या हुआ ये भी आपके साथ समझना है। बट क्योंकि जैसे आप कह रहे थे, थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल अच्छा हुआ है। पिछले हफ्ते 4 पहले दिन हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी। फ्राइडे को बढ़िया रिबाउंड देखा। कोई वजह दिख रही है रिबाउंड की? एक तो एप्पल के अच्छे बट दिख रही है। ऐसा क्या? सबसे बड़ी वजह बताऊं? बताइए। हमारे बाजार को सपोर्ट देने के लिए हमें चाहिए कि भाई तुम बिना मतलब जरूरत से ज्यादा शुक्रवार को एक ही दिन में गिर गए तो थोड़ा तुम्हारे लिए हमारा बिना शर्त बाहर से समर्थन है। अच्छी बात अमेरिका में शुक्रवार को दीप ये रही कि जितनी कमजोरी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में, पिछले हफ्ते की शुरुआत के सोमवार से गुरुवार तक अमेरिका में हुई 1000 पॉइंट के आसपास की डाउ की कमजोरी, 4% के आसपास, 3.5% के आसपास नेस्डेक की कमजोरी, वो पूरी की पूरी कमजोरी 50%, पूरी मतलब 50% कमजोरी आपकी एक ही ट्रेडिंग सेशन में। जितना आप 4 सेशन में घटे उतनी आधी भरपाई आपने एक ट्रेडिंग सेशन में कर ली। तो ये एक अच्छा संकेत है कि अमेरिकी बाजार जल्दी से रिकवर हो गए एक सेशन में। और रिकवरी की वजह भी वही थी जो गिरावट की वजह थी। गिरावट की वजह क्या थी? बैंक्स बड़े कमजोर हो रहे थे वहां पर और स्पेशली छोटे छोटे बैंक्स। तो छोटे बैंक्स में जो रिकवरी आई वो बड़े काम की। ऑलमोस्ट पिछले 3-4 सेशन में छोटे बैंक्स जितने जमकर गिरे उसकी 50% रिकवरी उन्होंने भी दे दी है। देखो वहाँ के 50-50, 60% वहाँ के बैंक बढ़कर आए हैं। तो मतलब दो दिन आपका ऐसा लगता है कि बैंक डूबने वाले, कॉन्फिडेंस खराब, और एक दिन में वापस कॉन्फिडेंस एटलीस्ट स्टॉक प्राइस में। और आपको याद होगा शुक्रवार को भी हम यही बात कर रहे थे कि कोई एक आध बैंक आखिर में नंबर लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज एक्चुअली हो ये रहा है दीप की प्रॉब्लम ये कि अमेरिका की जो वित्त मंत्री है जेनेट येलन, वो बहुत डराने का काम कर रही है। वो डराने का काम कर रही है और बैंक्स अगर कमज़ोर हुए तो भी उन्हीं की वजह से हुए। अब क्या है, अब एक तो उन्होंने पहले बैंक्स को डराने का काम किया, अब वो अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर डराने का काम कर रही है कि आर्थिक मंदी की आशंका। हालांकि उसके राजनीतिक कारण है। जो अमेरिका में जो डेट सीलिंग है, जितना पैसा अमेरिका की सरकार उधार ले सकती है, उसकी जैसी सीलिंग आने लगती है उस पर फिर राजनीति चलती है। फिर वापस वो संसद के पास जाते हैं, लिमिट अप्रूव करवाते हैं। तो लिमिट अप्रूव करवाने वाली जो प्रोसेस चल रही है, अब उनकी पोस्चरिंग है कि हर साल वाला मामला है। पता नहीं अमेरिका वाले क्यों एक परमानेंट सॉल्यूशन और रोज तलवार लटकी रहती है, उस चक्कर में ना मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अब वो डरा इस बात को रही कि अगर आपने ना डेट सीलिंग नहीं खोली तो मंदी में चले जाएंगे, बैंक्स मुश्किल में आ जाएंगे। अच्छी बात यह है कि अमेरिका ने सुना नहीं, मार्केट ने वाले जो आप कर रहे हैं ये हर साल वाला मामला है, करेक्ट सर, इग्नोर, अनसुना कर दिया। मतलब वैसा हाल है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज जो अमेरिका को लेकर हुई है शुक्रवार को, वो समझनी जरूरी है। जी सर। इकोनॉमिक डेटा, क्या मजबूत आते दिख रहे हैं। और इकोनॉमिक डेटा को देखें, जेनेट येलन के बयानों को छोड़ दें, फेड चेयरमैन की बातों को भूल जाएं। कहाँ है मंदी? सच में अमेरिका में कहाँ मंदी है? मतलब 2.5 लाख नौकरियां, 1,80,000 का अनुमान था। बेरोजगारी के आंकड़े और कम, रिकॉर्ड स्तर पर, मतलब 3.4% के आसपास। मतलब ऐसे दमदार नंबर हैं कि पूछे मत। अब प्रॉब्लम क्या है
कि इन दमदार नंबर के बेसिस पे तो अभी भी फेड अगर ब्याज दरें बढ़ाएं तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो बढ़ा भी सकता है। ये नेगेटिव साइड पर है। पॉजिटिव साइड पर क्या है कि चलो इतनी ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद नौकरियां दमदार हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन में इस हफ्ते जो महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं अमेरिका में 5.5% के आसपास की उम्मीद है, अगर वो आंकड़े अच्छे आ गए तो बहुत बढ़िया। एक और आपकी महंगाई नीचे आ रही है, दूसरी तरफ आपका नौकरियां अभी भी मजबूत है, तो ये तो गोल्डन सिचुएशन है। तो अब मेरे ख्याल से अब जो सबसे बड़ी चीज़ दीप अमेरिकी बाजारों में हमें जो देखनी है वो इस हफ्ते आने वाले महंगाई के आंकड़े। अगर ये आंकड़े अच्छे आते हैं तब तो इन नंबर्स के दम पर हम बड़े खुश हो जाएंगे कि चलो बढ़िया है, महंगाई धीमे धीमे नीचे आ रही है और बाकी सब चीज़ें भी अभी उतनी खराब नहीं हुई है, तो वो ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली रेसेशन में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बेरोजगारी बढ़े जी, नई नौकरियां ना मिले, तभी जाके आप रेसेशन में जाएंगे। सो बड़ी विरोधाभास वाले आंकड़े हैं। सो बजाय इसके कि आप बहुत क्लियर करके सोचे, इन सारे अमेरिका के आंकड़ों को दो तरीके से देखिए। पहला, ट्रेंड मार्केट के लिहाज से अभी भी अमेरिका में तेजी का ही है, तो कोई ऐसा खराब हुआ नहीं है जी। दूसरा, हर डेटा को एट ए टाइम देखिए, दो डेटा को कोरिलेट करने की कोशिश न करें, क्योंकि किस डेटा पर अमेरिकी बाजार किस वक्त पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन देंगे ये समझना मुश्किल के बाहर की चीज हो चुकी है। करेक्ट सर। सो बेहतर है कि बाजार के व्यू के साथ चले, और बाजार का व्यू अभी भी अमेरिका में बाय ऑन डिप्स का है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। 3-4 दिन अमेरिका पिछले हफ्ते गिरा भी, तब भी हम विचलित नहीं हुए। शुक्रवार को बहुत बढ़ गया तो भी अति उत्साहित नहीं है। तो ट्रेंड क्लियर है कि अमेरिका में अभी भी ठीक है, अनलेस ये डेटा जो इस बार महंगाई के आएंगे इसके बाद अगला डायरेक्शन वहां से लेंगे, बाकी ठीक है। बट अभी भी वो अब हमें सर्टेनिटी नहीं है कि फेड इस बार रुकेगा या नहीं। मतलब पिछली बार सोचा था रुक जाएगा, वो भी नहीं है। इस डेटा के बाद वो गारंटी आप नहीं ले सकते कि फेड रुकने वाला है। बिल्कुल नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। और अगर नौकरियां मजबूत है तो फेड के पास ब्याज दरें बढ़ाने की जगह तो है, लेकिन फेड को ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि नौकरियां जाए तो चलेगा या बैंक जाए तो चलेगा। करेक्ट। नौकरियां जाएगी नहीं जाएगी, बैंक जरूर डूब जाएंगे। प्रॉब्लम बैंक्स की है ना। एग्जैक्टली। अभी भी दिक्कत तो ये है ना कि आप जो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, इस बार बैंक्स की समस्या ये नहीं कि बैंक्स ने खराब लोन बांटे, अनाप शनाप बांटे, हर किसी को दे दिए हैं और उनके पैसे नहीं आ रहे हैं। बैंक्स ने तो पैसे सारे के सारे अमेरिका की ट्रेजरी में लगाए हैं। करेक्ट। अमेरिका की सरकार को उधार दिया एक तरह से, और अब वहीं पर उनके मार्क टू मार्केट लॉस आ रहे हैं। होता क्या है, जब आप बॉन्ड में पैसा लगाते हैं और जब ब्याज दरें बढ़ती तो बॉन्ड के दाम घटते जाते हैं, तो बैंक्स की बैलेंस शीट में नुकसान इस वजह से आ रहा है। और कई बार ये होता है कि बैंक्स पैसा लगाते हैं 2 साल के लिए, उधार देते हैं 10 साल के लिए, तो ब्याज दरों में जो बदलाव आता है तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाता है। तो ये दो चीज़ों से जो इस बार बैंक्स तकलीफ में आए, एक तो अमेरिकी फेड की तेजी से ब्याज दरें बढ़ाने की वजह से, और दूसरा बैंकों के मैनेजमेंट के खुद की नाकामी समझ लीजिए कि उन्होंने एसेट लायबिलिटी की मैचिंग प्रॉपर नहीं की। इन दोनों की वजह से इस बार कोई उनके पैसे खा के भागा नहीं है। एग्जैक्टली है ना, वैसा कुछ नहीं। हाँ, जो 2008 में लेमन ब्रदर्स का सब प्राइम संकट हुआ था, जिसमें जो चाहे ले जाओ उधार, किसको चाहिए कितना चाहिए, बैलेंस शीट बढ़ रही है, एक्सपांड हो रही है, सब वो वाली सिचुएशन। तो पिछली गलती से तो सीख गए बैंक, इस बार नई गलती की, विच इज ओके, लिव एंड लर्न। हर बार मतलब गलती करना चाहिए। और दीप, एक मार्केट में कहावत है, किसी मेरे अपने शब्द नहीं है लेकिन किसी और के हैं जो मैंने पढ़े हैं, कि बाजार में गलती करो, बार बार करो, हर बार करो, लेकिन कोई भी गलती इतनी बड़ी मत करो कि अगली गलती करने के लायक ना रहो। करेक्ट। क्योंकि हर गलती से मतलब वो आपको सीखना चाहिए। तो वो कहता है कि हर बुल मार्केट का, हर तेजी के मार्केट का फायदा तभी है जब आप पहले से ज़्यादा पैसे वाले हो। यस। अगर जब तेजी का मार्केट खत्म हो, बुल रन खत्म हो, तो आपके पास पहले से ज़्यादा पैसे होने चाहिए। तब तो आपने बुल रन को एंजॉय किया। और जब मंदी का मार्केट आए, तब मंदी का मार्केट आया तो नेचुरली पैसे सबके लगने। तो मंदी के मार्केट में अगर आपके पास पहले से ज्यादा समझ, नॉलेज और ज्ञान है, तो आपने मंदी के मार्केट को भी यूज किया है। तो या तो इस मार्केट से पैसे कमाइए, या अनुभव लीजिए, ज्ञान लीजिए, कुछ सीखिए, कुछ समझिए। दो में से एक चीज है, और दोनों ही नहीं कर रहे हैं तो परेशानी, गलत जगह पर और करना चाहिए, फिर कुछ और करना चाहिए जो कम नुकसान वाला है, बेहतर हो। समझ गए।
चलिए ठीक है, तो ये तो रही आपके लिए ग्लोबल और अमेरिका की बात। हमारे बाजारों पर बात करते हैं। आज का सेटअप तो समझना है सर, बट ये फ्राइडे को क्या हुआ? एक गिरावट आनी थी बड़ी तेजी के बाद, समझ में आता है, बट इतनी शार्प और स्पेशली जो बैंक्स में सेकंड हाफ में गिरावट हुई, ये क्या हो गया? प्रॉब्लम इस बात से नहीं कि गिरावट आई है, हाँ। प्रॉब्लम इस बात से कि इतनी ज्यादा और इतनी तेजी से क्यों आई। एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम इस बात से कि इतने बढ़िया बढ़िया बैंक और इतनी बढ़िया बढ़िया शेयरों में क्यों आई। एग्जैक्टली। कचरा शेयरों में आती तो कोई सवाल नहीं पूछता। करेक्ट। लेकिन एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड जैसी कंपनियों में गिरावट आए, ये टेक्निकल फैक्टर्स है दीप जी। एमएससीआई के वेटेज कम ज्यादा होने से थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग वो पोजीशनिंग पे फर्क पड़ता है, न कंपनी की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, न लॉन्ग टर्म। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे आप ग्लोबल हो रहे हैं जी, है ना, जैसे जैसे मार्केट आपके लिक्विड हो रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं, एफआईज का मतलब ये थोड़ी कि हर एफआईज ऐसी है जो आज आई पैसा लगाया और 10 साल तक रखेंगे बेचेंगे नहीं। एफआईज भी हमारे अलग कैटेगरी होती है। नॉर्मल जो हर गुरुवार को एंजॉय करने ऑप्शंस की एक्सपायरी एंजॉय करने वाले जो ट्रेडर्स हैं, हाँ। वैसे ही खिलाड़ी वहां पर भी है, बिल्कुल, जिनको सभ्य भाषा में हेज फंड्स कहते हैं। यस, है ना, एब्सोल्युटली। ये तो पक्के ट्रेडर ही सटोरी है। सबसे ज्यादा परेशानी तो वही करते हैं। मतलब जैसा आप सट्टा करते हैं ना, वैसे ही वो भी करते हैं। बिल्कुल, आपसे गंदा करते हैं। हाँ। बड़े वॉल्यूम्स पे, ट्रस्ट मी। Yes. हाँ, मतलब वॉल्यूम भी ज्यादा रफ, क्योंकि उनके तो खुद के पैसे नहीं है, करेक्ट, किसी और के पैसे पे सट्टा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कई प्रॉप बुक्स भी हैं, कई सारे। अब अगर किसी फंड ने, किसी हेज फंड ने सिर्फ इस वजह से लिया है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कभी आप इस वजह से कोई शेयर नहीं खरीदेंगे कि इसका वेटेज कम हो जाएगा और बढ़ जाएगा और इस वजह से मैं लेके रखूं। करेक्ट। आप कोई एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी लिमिटेड इसलिए खरीदेंगे कि 3 साल 5 साल में क्या ग्रोथ है, मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कैसी, बिजनेस कैसा रहेगा। Absolutely. राइट। लेकिन अगर आप 3-5 हफ्तों के लिए लेते हैं कि इसका मर्जर के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या होता है, फिर आप जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं। करेक्ट। और फिर वैसा लोगों को लगता है अरे यार ये तो नहीं हुआ, तो अब क्या करें, करेक्ट, अब तो बेचना पड़ेगा। और ये एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक जैसे शेयर कोई रिटेल बेच के नहीं जाता, ये इंस्टीट्यूशन ही बेचती है। करेक्ट, करेक्ट, होल्डिंग। हाँ। सो आई थिंक वो एक एडजस्टमेंट फैक्टर के तौर पर बिकवाली हुई है न दोनों कंपनियों के कामकाज। कई लोग बोल भी रहे कि आप पॉजिटिव बोले, अरे भाई 6% अगर ये बैंक घटे, इन पे बुलिश नहीं होंगे तो किस पे होंगे? किस पे होंगे? सो डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि जो लोग जिंदगी में कभी ऐसे अच्छे शेयर खरीदने का इरादा रखते हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है। आप एक काम करिए, एक एसआईपी कर लीजिए। हाँ, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, दोनों रेशियो में तो बराबर ही बढ़ेंगे, बराबर घटेंगे, जो आपको ठीक है। 6% नीचे 5 इंस्टॉलमेंट डाल दीजिए, जो आएगी नहीं आपकी, एक तो अभी होगी, और हर 2% घटेगा तो मैं और कर लो। आपकी एफडी से बढ़िया रिटर्न आ जाएगा। 100%। एफडी से डबल रिटर्न ये बैंक दे देंगे आप। जो अगर आप एचडीएफसी बैंक में जाके आप 5 साल के लिए एफडी कराओ, उससे डबल रिटर्न आपका एचडीएफसी बैंक का शेयर 5 साल में दे देगा। बात खत्म। तो आप ये दुखी हो, अरे ये क्यों गिर गया, शुक्रवार को ऐसा क्या हो गया, ये हो गया, ये इतना, अरे तो बढ़िया है ना भाई, आप मौका देखो ना, क्या कर सकते हो। जो हो गया उसको तो बदल ही नहीं सकते ना भाई। अगर आपके पेरेंट्स ने नाम आपका दीपांशु रखा, आप एक बार चाहें तो बदल सकते, मेरा नाम मैं बदल सकता हूँ, गैजेट में देखे। लेकिन जो हमारी क्वालिटीज हैं, जो हमें आता है नहीं आता है, उसको तो बदलने का ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मामला। तो हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे, हम मार्केट को क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हैं? तो मार्केट ने जो किया वो मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर आपको वाकई में बैंक पसंद है, पहली चीज तो ये कि जिन लोगों ने ऊपर के दाम पे ले रखा है उसको बेच के नहीं निकलना है। यस, औने दाम पे बेचना नहीं है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर आपकी ताकत है निवेश करने की, तो ये आपको गोल्डन चांस दे रहे हैं। आप 3 या 5 इंस्टॉलमेंट में एसआईपी कर लो, जो आपको ठीक लगे। सिंपल, बात खत्म। इससे अब रहा सवाल शुक्रवार को जो हुआ, एक्स एचडीएफसी बैंक, एक्स एचडीएफसी, 1-2 शेयर को और छोड़ दे तो बाकी क्या कर। निफ्टी देखो 18,000 टूटा है नहीं। तो ऐसे मेरे हिसाब से, और एक चीज और दीप, हम गुरुवार शुक्रवार को बात भी करते हैं, एक शायद कोई झटका लग सकता है, हो सकता है ये झटका वही हो सकता है वही हो। किसी ने सोचा नहीं था ये आएगा ऐसा ट्रिगर। सो अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि देखो, आप ग्लोबल सोच सकते हो, बाकी कुछ और सोच सकते, करेक्शन काम का वही होता है जो अनएक्सपेक्टेड आता है। तभी क्या होता है, तभी कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन खाली होती है। और वो किस में खाली हुई? बैंक निफ्टी में। सो निफ्टी को तो अभी तक करेक्शन हुआ ही नहीं है।
करेक्शन अगर हुआ है तो बैंक निफ्टी में हुआ, और शायद इसकी वजह भी यही है दीप कि बैंक निफ्टी में लोग थोड़े ओवरबॉट इसलिए हो गए बैंकों के रिजल्ट्स को देखकर, और एक वो थोड़ा है ना, क्या होता है कि एरोगेंस आ जाती है हमारे में, बैंक से ये गिर ही नहीं सकते, तो कम सपोर्ट है, नो डाउट, ये हम सबका सोचना यही है, तभी आपको एक झटका लगता है, और मेरे ख्याल से वो बैंक्स का झटका लग चुका है, बैंक्स हल्के हो चुके हैं, और शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप देखें तो आपके सारे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो चुके हैं। आपको बताऊं एक बहुत अच्छी चीज़ आज के लिए, बहुत बढ़िया वाली जी। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.59 है, ओवरसोल्ड 1.4 का था 2-3 दिन पहले। 1.35 1.4, ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी आपका ओवरसोल्ड हो चुका है, तो अब डरने की जरूरत, अब डरने की जरूरत नहीं, तो ठीक है, कोई ठीक है, बढ़ने में 2-4 दिन लगा ले, घटने का नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गॉट इट, कुछ फर्क नहीं, ठीक है। निफ्टी, हाँ इसमें 2 लाइनें लिखी हैं, हाँ 17,000, इरशाद। हाँ 17,800 18,000 जी। ये निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ना, गॉट इट। आराम से होल्ड होगा, इसलिए अगर निफ्टी आता है तो आपको धीमे धीमे लेना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कमजोरी का पहला संकेत 18,000 के नीचे ही होगा। आप ये भी सवाल कर सकते हैं, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं 17,800 18,000 के रेंज में सपोर्ट लेना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो 18,000 के नीचे कमजोरी का, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए वो रेंज होती है, और जो डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए 18,000 के नीचे कमजोरी का संकेत आता है। दोनों में आपकी पोजीशन क्या है वो आपको समझनी चाहिए। अगर आप डे ट्रेडर्स के तौर पर कर रहे हैं तो हम पिछले 3 दिन से एक ही बात करें, निफ्टी में पहला कमजोरी का संकेत आपका 43,000 के नीचे आया, आ गया, कमज़ोर हो गया। बैंक निफ्टी 18,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो कमज़ोर होगा, और वहाँ पर आपको फिर सावधान हो जाना है, सिंपल सी चीज़। और ऊपर में वापस भरपूर तेज़ी कब करनी है? 18,250 के ऊपर बंद होता है, बढ़िया, और 43,350 43,350 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है, वापस दिल खोल के तेजी करो नए लाइफ हाई के लिए, नए लाइफ हाई। हाँ नए लाइफ हाई। और अभी तक नए लाइफ हाई वाली जो बात है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। ऐसे 1-2 दिन के रनिंग करेक्शन में बड़े ट्रेंड नहीं बिगड़ते, बदलते, शॉर्ट टर्म बिगड़ते हैं, वो भी बैंक निफ्टी में बदला है। निफ्टी में बदलेगा तो आज का सेशन है, आज ओपनिंग कहाँ होती है इंपॉर्टेंट नहीं है। हम 18,000 को अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं तो अभी भी खतरे से बाहर हैं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 5-7 दिन में अगर आपको बाजार साइडवेज होता है, थोड़ा करेक्शन दिखाता, तो लेना ही है, अच्छा टाइम है वो, लेना ही, ठीक है, लेना है, जाने नहीं देना। कोई परेशानी नहीं, कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ, एक फ्राइडे की गिरावट है। आज का फिर सेटअप समझते हैं सर, बिल्कुल क्या बता रहे हैं आज का बाजार? ग्लोबल सेटअप तो पॉजिटिव साइड पर है दीप, उसमें कोई डाउट ही नहीं। और एफआईज के संकेत न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव है, लोकल फंड्स के संकेत नेगेटिव ही हैं, एफएनओ संकेत भी न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर है, सेंटिमेंट न्यूट्रल से थोड़ा सावधानी वाला है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। निफ्टी 18,000 18,050 पहला सपोर्ट जोन है, इसके नीचे अगर गए तो 17,850 17,925 स्ट्रॉन्ग बाय जोन दिन के लिए बनकर आता है। इस रेंज में आने पर शॉर्ट्स भी काटने और खरीदारी भी करनी है। ऊपर की तरफ 18,100 18,150 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके टिके आगे तो 18,175 से 18,250 की रेंज आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करके थैंक यू करके बाहर निकल जाना है, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी 42,450 42,600 ये आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है, मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटना चाहिए। अब बैंकिंग शेयरों में फॉलोअप सेलिंग आने की संभावना कम है, लेकिन आज फिर भी देखते हैं, अगर आती है नहीं है, अगर आती है तो फिर 42,275 42,375 42,275 375 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ 42,825 43,000 42,825 43,000 ये पहली रुकावट की जगह है। यहाँ पर आकर देखेंगे कितनी ताकत है बैंक निफ्टी में। असली मजबूती का माहौल तब बनेगा जब 43,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, और तब 43,075 43,225 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बनकर आएगा। सो मेक और ब्रेक वाला लेवल बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 43,000 है, 43,000 के ऊपर से ही वापस मजबूती गिरनी, उससे पहले नहीं, ठीक है। हाँ अब आइए दूसरे डेटा, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 45% हल्की कम हुई, खास कम नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो एफआईज ने कम बेचा है, ट्रेडर्स ने ज़्यादा बेचा है, वैसा है। दूसरा निफ्टी का पुट कॉल रेशियो घटकर आ गया 1.34 से 50 बेसिस पॉइंट घटा है, इतना हल्का हो गया। और बैंक निफ्टी तो आप देखो दीप 1.28 से 0.6 यानी कि मतलब 40 और 30 70 बेसिस पॉइंट घट गया, आधे से ज़्यादा घट गया। तो मार्केट अच्छी बात है कि थोड़ा हल्का भी हो गया, थोड़ा शॉर्ट भी हो गया है, दोनों साइड पर है। विक्स आपका थोड़ा सा बढ़कर आया है, ठीक है, गिरावट में तो उतना आता है।
क्या करना है सर मौजूदा पोजीशन स्टॉप लॉसेस? 18,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 17,975 रख लीजिए सेफर साइड पर, और बैंक निफ्टी पर 42,400 होगा आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। शॉर्ट साइड पर 18,250 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों सेम स्टॉप लॉस रखिए, और बैंक निफ्टी पर 43,000 का स्टॉप लॉस रखिए। जिनको दूर थोड़ा डीप रखना है 43,300 का भी रख सकते, 350 का भी रख सकते हैं। मेरा मानना है 43,000 काफ़ी है, सफिशिएंट है आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर। गॉट इट, ठीक है सर। नई पोजीशंस पर आइए फिर। नई पोजीशन खरीदे निफ्टी, स्टिक स्टॉप लॉस 17,975 का। अगर इसके नीचे जाए तो बिल्कुल निकल जाना, डिसिप्लिन के तौर पर रखना ही नहीं डे ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। 18,100 150 दो छोटे टारगेट, 175 200 दो मीडियम टारगेट, 250 तक के फाइनल टारगेट के लिए। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाए। 18,150 से 18,200 की रेंज में निफ्टी आता है, वहाँ पर बेच सकते हैं। 18,250 तक भी बेच सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस 18,275 का होगा, क्योंकि आपने 18,267 की हाई देखी है गुरुवार को, उसके ऊपर निकले तो काट लेना है, ठीक है। ओके, ये आपका स्टॉप लॉस होगा 18,275। टारगेट जो बनेंगे 18,100 और 18,075 दो छोटे टारगेट हैं। 18,050 18,002 मीडियम टारगेट है। 17,925 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। ठीक है सर। बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी खरीदना है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 42,400 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, मतलब आप बंद हुए हैं 42,660, 250 पॉइंट के आसपास की आपकी रिस्क है, ये रखकर आपको खरीदना है। टारगेट जो बनेंगे 42,825 और 875 दो छोटे टारगेट है। 43,000 का और 43,075 का मीडियम टारगेट है। 43,225 275 के आसपास के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। अब जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब शॉर्ट करने में थोड़ी सी समस्या है यदि कि कहाँ बेचा जाए, ये क्लैरिटी बहुत नहीं आ रही। Yes. एक तो मन करता है 43,000 के आसपास तो बेचना बनता है, क्योंकि जिस तरह से पोजीशंस भी मैं बताऊंगा आपको वायदा कारोबार में। सो मैं रेंज ले रहा हूँ दो तरीके से, 43,000 और 43,200, इन दो लेवल पर आप बेचिए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का निकल कर आ रहा है बड़े मूव की वजह से, और वो होगा 43,400 का, ठीक है। दो टुकड़े 43,000 43,200 बेचेंगे, 43,400 आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 42,875 और 42,825 दो छोटे टारगेट हैं। 42,750 42,675 दो मीडियम टारगेट, 42,600 और 42,450 के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। गॉट इट, ठीक है सर। तो ये है आपके लिए दोनों, और दोनों अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ये दोनों मौके बैंक निफ्टी में अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही आएंगे आपके लिए। बैन लिस्ट कोई बदलाव नहीं है, जीएनएफसी और मणप्पुरम दोनों बैन में थे, अभी भी बने हुए हैं। थोड़ा डेटा समझ लेते हैं सर। ये एफआईज का तो अच्छा एक्शन था ही, बरकरार है, स्पेशली कैश में तो उन्होंने खरीदा। ये डीआईएस की तरफ से इतना बड़ा सेल्फ थोड़ा सरप्राइजिंग है। मैं सोच भी रहा था कि क्या कुछ ब्लॉक डील से, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। तो आई डोंट नो लोकल फंड से ऐसा क्यों बेचा। मे बी एक ही रीजन हो सकता है दीप के 17,000 के आसपास वही पैसा डाल रहे थे, और अगर उन्हें लगता है कि एक किसी रीजन से बाजार थोड़ा टॉप आउट होने के संकेत दे रहे हैं, रुकने के संकेत दे रहे हैं, तो प्रॉफिट बुक करना गलत नहीं है। तो लोकल फंड्स की बिकवाली ठीक है, उस हिसाब से हो सकती है। डेटा कैश मार्केट में खरीदारी की है, लेकिन वायदा कारोबार में 800 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स में है, 2100 करोड़ की बिकवाली स्टॉक्स में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेटा न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव साइड पर है एफआईज के। सो थोड़ा सा फ्लोज आपको ढीला पड़ता हुआ दिखाए मामला। अब आइए जो बड़े नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है एफएनओ में 18,000 जी, सबसे इम्पोर्टेंट यही है वैसे, लेकिन पोजीशन के लिहाज से दीप देखेंगे तो 18,100 और 18,200 दोनों ही जगह 62 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। सो आई थिंक ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो पुट राइटर हैं ये तब तकलीफ में आएंगे जब 18,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है। तो जब तक 18,000 के ऊपर है तब तक तो पुट राइटर फिर भी खड़ा रहेगा हिम्मत करके, लेकिन उसके नीचे गए तो मामला बिगड़ सकता है। तो ये ध्यान रखिए। पहली चीज़ 18,200 ऊपर 18,200 की रेंज में ही सप्लाई और 18,200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो आई थिंक आज के लिए आपको क्या करना है, 18,100 मेक और ब्रेक ले, 30 पॉइंट बढ़ जाएं तब तक भी आप ये मान के चल रही न्यूट्रल है। कमजोरी 18,000 के नीचे, मजबूती 18,200 के ऊपर, ये आपके लिए आज के लेवल के लिहाज से। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 43,000 ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो जब तक 43,000 पार न करें तब तक बैंक निफ्टी आपका मजबूत नहीं है। वापस से 43,000 के ऊपर से ही मजबूती के संकेत देगा, और नीचे हल्का फुल्का सपोर्ट के लिहाज से आप देखेंगे तो 42,000 के आसपास है बस। गॉट इट, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए सारे लेवल्स आज के इंटरेस्टिंग दे होना चाहिए, स्पेशली बैंक्स पर रहेंगे नजर है सारे नतीजों के रिएक्शंस पर भी। आइए जानते हैं अनिल जी से कुछ रिएक्शंस। पहले बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का।
बताएं सर। पेटीएम यहाँ खरीदारी करने की राय और स्टॉक ऑफ द डे भी आप समझ लीजिए इसे। और 670 है शुक्रवार का जो लो है, वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 710, 722, 735 ये 3 बड़े टारगेट हैं जिनके लिए आपको खरीदारी करनी है। और जिस दिन से कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया उस दिन से हम बहुत बुलिश हुए हैं और उससे पहले से हम पॉजिटिव हो चुके हैं। मेरे ख्याल से 435, 440 रुपए के आसपास लो बनाया था। Exactly. 525 रुपए का दाम था तब बायबैक आया था। Yes. और हमने कहा कि अब वो बेस और बॉटम बन चुका है। आप खरीदें, आपकी मर्जी, ना खरीदें तो बेचकर बिल्कुल भी न जाएं। जी। तब से लेकर हम पॉजिटिव हैं और तब पॉजिटिव थे, अब बुलिश हैं। अब बुलिश हैं, मतलब बुलिश तब भी थे, अब भी बुलिश हैं। क्यों? क्योंकि नंबर्स जो है ना दीप, वो बहुत मजबूत है। 52% की रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी कही आई, किसी भी लिहाज से बहुत बढ़िया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो अच्छी है, मार्जिन्स 55% के आसपास बहुत बढ़िया है, सुधर कर बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कि लगातार दूसरी तिमाही ऐसी है जहाँ पर आप कामकाजी मुनाफा अगर ईसॉप्स को हटाकर देखते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव होता दिख रहा है, जो कंपनी के लिए बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी बात ये कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कंपनी को सही डायरेक्शन पर लाकर प्रॉफिट की तरफ ले जाने के लिए जो प्रयास किए, उसके नतीजे अब आपको दिख रहे हैं। और ये बाजार को पसंद आएगा। आज अगर पेटीएम 2200 से 400-500 रुपये की रेंज में आया है तो सिर्फ इसी वजह से, और ये एक क्लासिकल टर्न अराउंड स्टोरी साबित हो सकती है न्यू एज कंपनियों के लिए। एक जिसे कहना चाहिए टॉर्च बीरर, रास्ता दिखाने वाले। क्योंकि क्या होता है कि न्यू एज कंपनियों में जब तक आप लिस्ट न हो, आपकी एक अलग आप सिविलाइजेशन में लिस्ट होने के बाद आप एक अलग जंगल में आ जाते हैं, है ना। वो अलग जंगल है, ये अलग जंगल है। वहाँ पर लिस्ट होने से पहले सारी ये कंपनियाँ, स्टार्टअप्स वाली, यूनिकॉर्न्स वाली कंपनियाँ टॉप लाइन पर चलती है जी। कितने मेरे कस्टमर्स जुड़े हैं, कितने मर्चेंडाइज हैं, कितना रेवेन्यू आ रहा है, उस पर होता है। जैसे आप लिस्ट होते हैं ना, ये मार्केट है, मतलब बहुत जंगली है। प्रॉफिट चाहिए, मुनाफा दिखाओ, कस्टमर को क्या करूं, रेवेन्यू को क्या करूं, प्रॉफिट। सो आई थिंक ये सारी कंपनियों को समझ में आया। कंपनियों ने जितनी कंपनियां न्यू एज वाली जो लिस्ट हुई पिछले 2 साल में, इन सबको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हर एक कंपनी उस दिशा में काम करी, चाहे वो पेटीएम हो, जोमेटो हो, आपका पीबी फिनटेक हो, स्टार हेल्थ हो, ये सब कंपनियों को, ये नायका तो हालांकि पहले भी प्रॉफिटेबल थी, तो ये सारी कंपनियां अब उस डायरेक्शन में काम कर रही है। सो आई थिंक ये स्टॉक कमाल कर सकता है, लोगों को पसंद आएगा। हालांकि 3 महीने में ऑलरेडी 24-25% बढ़ा हुआ है, हफ्ते भर में भी 5-7% बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक तो ये बदलाव हुआ है, दूसरा एक बड़ा बदलाव और हुआ है दीप। आईपीओ के वक्त जो इन्वेस्टर्स है, आईपीओ के वक्त वाले और आईपीओ के पहले वाले, जिनको बेचना था कमोबेश, वो सब बेच कर निकल गए। नए इन्वेस्टर्स जो आए हैं 500-600 रुपए की रेंज में, उनका विजन अलग है, टाइम होराइजन अलग है। अब वो इस लेवल से कंपनी को देख रहे हैं, प्लस 2-3 साल के व्यू से आता है, कोई फंड आता है तो करेक्ट। सो अब वो टाइम देंगे। उन लोगों को टाइम नहीं देना था, उन लोगों को निकलने की जल्दी है। इन लोगों को अब आकर रुकने की, टिकने वाले हैं अभी ये इन्वेस्टर्स। तो आई थिंक पेटीएम और बाकी न्यू एज आईपीओ, न्यू एज कंपनीज, आईपीओ तो नहीं कहूँगा, ये कंपनियां अभी भी कमाल कर सकती है। तो दिन वो उसका इंतजार है। अब वो अगली तिमाही में है या एक आध और तिमाही लगेगी जब कंपनी प्रॉफिट में आए। ओवरऑल प्रॉफिट में नुकसान काफ़ी कम किया, 760 करोड़ से उन्होंने नुकसान 168 करोड़ पर लेकर आए, कॉस्ट कंट्रोल किए। तो ओवरऑल पेटीएम के नंबर्स बहुत ही फैंटास्टिक है, शानदार है। स्टॉक मजबूत होना चाहिए। आज अगर ये सरप्राइज करेगा तो ऊपर की तरफ। गॉट इट। चलिए, पेटीएम तो बढ़िया है। और कोई नंबर से आपको देखें? हाँ, तो 70 लाइफ में खाली मिठाई मीठा थोड़ी खाते हैं, नमकीन भी होनी चाहिए। तो अगर आपको हम बहुत सारे, हमारे गुजरात में एक सिस्टम है जी, लगभग हर एक सब्जी के अंदर मीठा डाला जाता है। होता है, दाल में भी होता है। और गुजराती लोग इतने मीठे हैं, आपको पता है गुजराती में नमक को क्या कहते हैं? क्या? एनीबडी? नहीं, मिठू। नमक जो नमकीन है उसका नाम ही मिठू। नमक को भी मीठा बोलते हैं, मतलब ऐसा है। मतलब तो इसलिए हर वक्त आप नमकीन ही नहीं खाएंगे, कुछ मीठा भी है। तो इतना मीठे के साथ करेला भी होता है। सो आई थिंक एक और स्टॉक जो मैंने आज चुना है वो है आदित्य बिरला फैशन। ABFRL के फ्यूचर्स में बेचने की राय है। 224 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं 211, 208 और 202 के टारगेट के लिए। इसमें शॉर्ट बनाने में एक ही रिस्क है कि ज़्यादा गैप से खुले तो बेचना नहीं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी शुक्रवार को 5% घट चुका है। आगे भी पहले ऑलरेडी इस स्टॉक की परफॉर्मेंस पिछले साल भर से देख ले, 3 महीने से देख ले, खराब ही चल रही है। लगातार खराब चल रहा है। क्यों बेचना है? TCNS क्लोजिंग के साथ इन्होंने एक करार किया जिसमें ये मेजॉरिटी स्टेक खरीद रहे हैं, ठीक है। और वो मेजॉरिटी स्टेक खरीदने में जो
कंपनी की कमाई है वो हो जाएगी कम, जिसे कहते हैं ईपीएस डाइल्यूटिव, यानी कि वित्त वर्ष 2025 की अर्निंग पे देखें तो 10-11% की कमाई कम होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 500 सवा 500 करोड़ इनके पास है, डील साइज 1600-1700 करोड़ के आसपास की है, तो पैसे फिर से कर्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि पिछले 3 साल में 2019 से लेकर अब तक देखें तो टीसीएनएस की तो परफॉर्मेंस लगातार खराब ही हो रही है। यस, वो कम प्रॉफिट कम ही होता जा रहा है, इनफैक्ट नुकसान में। तो ये कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं खरीद रहे हैं या बढ़िया परफॉर्मेंस वाली कंपनी नहीं खरीद रहे हैं, ढीली कंपनी खरीद रहे हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से। 9 महीने में 11 करोड़ का प्रॉफिट किया है, वित्त वर्ष 2022 में 6 करोड़ का लॉस किया है, करेक्ट, 21 में 56 करोड़ का लॉस किया है, जबकि 2019 से 131 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है कंपनी टीसीएनएस। तो उनकी परफॉर्मेंस, ब्रांड्स है, ब्रांड देख के लिया होगा, डब्लू और बड़ी फेमस है, जो ब्रांड्स देख के लिया, लेकिन अल्टीमेटली काफ़ी लोग ये मानते हैं कि फिर ये थोड़ा महंगा एक्विजिशन, महंगा सस्ता छोड़ दो चलो, ठीक है। मेन प्रॉब्लम दीप क्या है कि हर थोड़े थोड़े दिनों में ना, जैसे एबीएफआरएल के पास थोड़े पैसे आते हैं, ये शॉपिंग करने निकल जाते हैं, करेक्ट, है ना, करेक्ट। हाँ, ये अपने टिपिकल कस्टमर्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे शॉपिंग वाले क्या बोल रहे हैं, ऐसे कस्टमर होते हैं, शॉपोल क्या वो शॉपोहोलिक, हाँ, वैसे ये भी हैं। इन्होंने हाल ही में क्या नहीं खरीदा है, मतलब 3-4-5 ब्रांड्स ऐसी खरीदी है लगातार, एक के बाद एक। कौन सी ब्रांड, बेवकूफ़ भी खरीदी, बेवकूफ़ भी खरीदी थी। सो लगातार कुछ ना कुछ ब्रांड्स खरीद रहे हैं। तो आई थिंक फिर से वही है कि फ्लिपकार्ट के बाद ऐसा लगा था कि थोड़ी बैलेंस शीट ठीक करेंगे, कर्ज कम करेंगे, वापस अब 1000 करोड़ का कर्ज आपके सामने तैयार हो गया ये वाला इसके लिए। सो आई थिंक मार्केट को वो पसंद नहीं आएगा। रिस्क एक ही है कि स्टॉक ऑलरेडी पिटा हुआ है, बस, उसके अलावा। सो थोड़ा सा अगर ज़्यादा गैप से नीचे खुल जाए तो फिर छोड़ दें। एक्चुअली इससे ज़्यादा तो टीसीएनएस गिर सकता है, वो ज़्यादा गिरेगा मुझे लगता है। अच्छा, हाँ, वो क्योंकि उसकी मार्केट प्राइस के आसपास ही डील हुई है, और अब उसमें क्या ऐसा है, क्या बचा क्या है, तो इसलिए मेरे ख्याल से गिरना, तो इसके साथ प्राइस एडजस्ट करने के लिए वो भी गिरेगा। अच्छा, हाँ, वैसा है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। सो बाकी रिजल्ट्स में थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का आपको टचअप दे दूं। ब्रिटानिया नंबर्स बहुत स्ट्रांग है। अगर गोएयर का मामला नहीं होता तो ब्रिटानिया इस नंबर के दम पर 3-4% आराम से भाग सकता था, लेकिन अभी ग्रुप लेवल पे जो चिंता है उसको देख के मुझे पता नहीं कि ब्रिटानिया का स्टॉक नंबर्स पे कितना रिएक्ट करेगा। नंबर्स हैं, कोल इंडिया घटिया नंबर्स हैं, बहुत बेकार, और आगे के लिए और ज़्यादा ख़राब आउटलुक है। तो कोल इंडिया मेरे ख्याल से अब यहाँ मुश्किल है, इस स्टॉक के लिए अब चलना मुश्किल होगा। देखते हैं कितना कमज़ोर होता है। और मैरिको के नंबर्स थोड़े से ठीक होने के संकेत दे रहे हैं, उतने ख़राब नहीं है जितने मार्केट मान के चल रहा था। तो बड़े समय बाद मैरिको के ने नंबर्स थोड़े ठीक दिए, लेकिन मैं एक क्वार्टर और देखना चाहता हूँ। देखते हैं कि मार्केट कितना बुलिश होता है, नहीं तो एक क्वार्टर और देखना चाहिए। PEL क्या होगा इनका? आई होप कि ये लास्ट राइट ऑफ हो जो इन्होंने कर दिया, और इसके बाद न करना पड़े। मार्केट में काफ़ी लोग मान भी रहे हैं कि शायद लास्ट राइट ऑफ हो सकता है स्टॉक इतना पिटा हुआ है थोड़ा बढ़ जाए, बट अल्टीमेटली सिर्फ राइट ऑफ और ये से नहीं, कंपनी में परफॉर्मेंस दिखनी जरूरी है। अब वही है कि हर बार इसमें ये लगता है कि अगले क्वार्टर से ठीक होगा, अगले क्वार्टर से ठीक होगा, और ये कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हैं अगले क्वार्टर से ठीक होगा। ये कुछ टाइम पहले जो टाटा मोटर्स था, ये वैसा नहीं होता, मतलब हाँ, मतलब कब आएगी परफॉर्मेंस? होपलेस स्टॉक इन लास्ट 2 इयर्स एक्चुअली, जो आधा रह गया, आधे से भी मतलब जिससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जो बहुत ही ख़राब प्रदर्शन किया। तो बट नंबर्स उतने ख़राब नहीं है जितना स्टॉक की प्राइसेस ख़राब हुई। लेट्स सी, एक आध क्वार्टर कोई अच्छा तो दिखे कम से कम। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आज का स्टॉक्स का विश्लेषण और आज की स्ट्रैटेजी भी। आइए कुछ और नतीजों की डिटेल्स ले लें, और साथ ही खबरें, ब्रोकरेज बताने के लिए हमारी टीम है तैयार। वरुण, अरमान, नुपुर और साथ ही आशीष। मॉर्निंग वरुण, करिए शुरुआत ट्रिगर्स और खबरों के साथ। मॉर्निंग दीप, तो काफ़ी सारे नतीजे आज भी आने वाले हैं, जिसमें निफ्टी में UPL है, इसके अलावा FNO में एक्साइड, पिडिलाइट, आरती इंडस्ट्रीज, कैनरा बैंक, बिरला सॉफ्ट, महानगर गैस है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। कैश में तो ढेरों स्टॉक्स है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। CG पावर, कंसाई नेरोलैक, अपार इंडस्ट्रीज, इन सब पे नजर रखेगा। VIP इंडस्ट्रीज, इनके नतीजे आएंगे। DCX सिस्टम 6 महीने की जो प्री लॉक इन पीरियड है जो वो आज ख़त्म होने वाली है, तो उसके चलते जो एंकर इन्वेस्टर्स है हो सकता है वो बेचने आए। इसके अलावा गो फर्स्ट पे नजर रखेगा। NCLT जो है 2 इंसॉल्वेंसी पिटिशंस जो है उसकी सुनवाई आज करने वाली है। साथ ही साथ स्पाइस जेट NCLT में यहाँ भी हियरिंग है, यहाँ पे भी कुछ इंसॉल्वेंसी पिटिशंस है करीब 4 करोड़ के आसपास की, उसकी सुनवाई होने वाली है। तो एविएशन स्टॉक्स पे नजर रखेगा। अब ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज नतीजे आए हैं, नतीजे ऑपरेशनली अच्छे क्योंकि मार्जिन्स कंपनी के बढ़ के आए हैं, 15.5% से बढ़ के 19.9%। रेवेन्यूज़ 13% बढ़े हैं, मुनाफा 48% के आसपास बढ़ के आया, जो कि अनुमान से बेहतर है। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है 1% के आसपास है, जबकि 2 से 2.5% के आसपास का अनुमान था। कोल इंडिया
काफ़ी सारे एडजस्टमेंट रहे। सबसे बड़ा एडजस्टमेंट तो 5,870 करोड़ के आसपास का वेज रिवीजन का है, उसको अगर आप हटा दें तो फिर भी मार्जिन्स बढ़े हैं। लेकिन अगर बिना एडजस्टमेंट के देखेंगे तो घटिया नतीजे हैं, जहाँ पे मार्जिन्स 28% से गिर के 18% पे आए हैं, आय 17% बढ़ी है, मुनाफा 17% गिरते हुए नजर आया है और कंपनी ने 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके अलावा एफएनओ में मैरिको के रिजल्ट्स आए जो कि इनलाइन है। रेवेन्यूज़ 4% बढ़े हैं, मार्जिन बढ़ के आए 16% से बढ़ के 17.5%, मुनाफे में 19% का बढ़ोतरी है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ जो है 5% के आसपास सही है, 5% का ही अनुमान था। और पिरामल एंटरप्राइजेस मिक्स नतीजे हैं क्योंकि यहाँ कंपनी ने घाटा किया, 196 करोड़ का M2M लॉस हुआ है श्रीराम के इन्वेस्टमेंट पे, 375 करोड़ का उसके चलते घाटा है। लेकिन एनआईआई भी 4% गिरा है। ग्रॉस एनपीएस कम हुआ है लेकिन नेट एनपीएस जो है इस कंपनी के बढ़ के आए हैं। रिटेल एयूएम 49% बढ़ा है, टोटल एयूएम में 1.8% की गिरावट है क्योंकि कंपनी का जो होलसेल एयूएम है 33% गिर के आया है। कंपनी ने 31 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। ओके, ये है आपके लिए कुछ रिजल्ट्स का विश्लेषण। आइए अरमान से भी जाते हैं कुछ और नतीजे। मॉर्निंग अरमान, बताएं। जी, कई सारे नतीजे हैं जिसमें सबसे पहले अलंबिक फार्मा की बात करें तो आपको दिखेगा आय लगभग फ्लैट है, 0.7% के आसपास गिर कर आई है। मार्जिन्स अच्छे खासे इंप्रूव होकर आए, 11.3% से बढ़कर 15.1% पर आते हुए दिखे और मुनाफे में भी आपको अच्छा उछाल दिखेगा, 22 करोड़ से बढ़कर लगभग 153 करोड़ के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और कंपनी ने 8 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तत्वचिंतन फार्मा, यहाँ पर अगर आप देखें आय लगभग 26% बढ़ी है पर मार्जिन्स में बड़ा कट है, 22.6% से गिरकर 13.3%, 13% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। अजंता फार्मा की बात करें, आय लगभग 1.5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में यहाँ पर भी गिरावट है, लगभग 23.7% से गिरकर 17% के आसपास आते हुए दिखे हैं। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप देखें एनआईएस 28% बढ़ी है पर प्रोविजंस जैसा कि अगर आप देखें तो आप क्यू देखिए, वाई देखिए, आपको बढ़त दिख रही है। असेट क्वालिटी जीएनपीए या एनएनपीए दोनों में आपको सुधार देखा गया है। एनएनपीए की बात करें तो 1.73% से गिरकर लगभग 1.14% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर जो है क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट किया है। डीसीबी बैंक यहाँ पर एनआईएस 28% बढ़कर आते हुए दिखी है। प्रोविजंस में आपको यहाँ पर भी यहाँ पर अगर आप क्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बढ़ोतरी दिखेगी 27% के आसपास की। मुनाफे में भी 26% के आसपास की बढ़त है और असेट क्वालिटी यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इंप्रूव होकर आई है, 1.37% से गिरकर 1.04% के आसपास जो है एनएनपीएस आते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईएस लगभग 38% के आसपास बढ़कर आई है। निम्स की बात करें, दोनों इंप्रूव हुए हैं, ग्लोबल ले लीजिए या डोमेस्टिक ले लीजिए, दोनों इंप्रूव हुए हैं। और असेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जीएनपीए में तो आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है पर एनएनपीएस में आपको बढ़त दिख रही है। एनएनपीए 1.61% से बढ़कर 1.66% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अंत में गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर अगर आप देखें आय तो लगभग 14% के आसपास बढ़ी है। मार्जिन्स में बड़ा कट है, 17% से गिरकर 7.5% के आसपास आते हुए दिखे और इसी के चलते आपको दिखेगा मुनाफे में भी लगभग 54% की गिरावट। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे और बट लिस्ट लंबी है। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नतीजे हैं आज। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की आय देखेंगे तो 4% से इस बार गिर कर आई है। कामकाजी मुनाफा 60% की शार्प फॉल यहाँ पे नजर आ रहा है। मार्जिन्स भी 9% से घटकर इस बार सिर्फ 4% के आसपास आते दिखे, लेकिन कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। Q4 की कंपनी की एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम में करीबन 21% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको नजर आएगी। मुनाफा 1440 करोड़ से बढ़ के 2780 करोड़ के आसपास आते दिखा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो 0.3% से बढ़कर इस बार 3% के हो चुके हैं और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में भी शार्प इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर में नजर आया और 3 रुपये का डिविडेंड का भी बैंक ने अनाउंस किया। जेन टेक्नोलॉजीज कंपनी की जो आय है उसमें शार्प इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। 28 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ के आसपास आते दिखे। मार्जिन 17% से बढ़कर 37% के आसपास आते दिखे और मुनाफा भी 5 करोड़ से बढ़कर 23 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में आते नजर आया और कंपनी ने यहाँ पर भी डिविडेंड अनाउंस किया है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। धामपुर शुगर्स, यहाँ पे जो Q4 की परफॉर्मेंस है वो भी स्ट्रॉन्ग नजर आएगी। कंपनी की आय में करीबन 45% की ग्रोथ दिख रही है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 67 करोड़ से बढ़कर 104 करोड़ के आसपास आते दिखा है। मार्जिन्स में भी 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है और जो मुनाफा है वो भी 30 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ के आसपास आते नजर आया। केम्स, जहाँ पे जो कंपनी की Q4 की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मिली जुली है क्योंकि कंपनी की आय में करीबन 2.5% की बढ़त है, लेकिन मार्जिन्स देखें तो 300 बेसिस पॉइंट से घटकर इस बार आते दिखे 46%
से कम होकर 43% के आसपास आते दिखे हैं, लेकिन कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया है 12 रुपये के आसपास का। डी लिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है यहाँ पे। Q4 की कंपनी की आय में करीबन 14.5% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। कामकाजी मुनाफा देखें तो 75% से बढ़कर इस क्वार्टर में 26 करोड़ के आसपास आते दिखा है। मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होकर 6% से बढ़कर इस बार 9% के आसपास आते दिखे, और कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 5 रुपये के आसपास का। ग्रीनवेल नॉर्टल, जहाँ पे जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मिली जुली है। कंपनी की आय करीबन 19% से बढ़कर आई है, लेकिन जो मार्जिन है 22% से घटकर 19% के आसपास आते दिखे। मुनाफा देखेंगे तो 10% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है नतीजों के दम पे। ओके, तो काफ़ी सारे कैश मार्केट के नतीजे हैं जहां पर आपको रिएक्शन मिलेगा, बट कुछ खबरें भी हैं। वरुण बताएं कौन सी हैं ये खबरें? तो दीप, खबरों में सबसे पहले तो अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन पर नजर रखेगा। धुलाई हो सकती है इन काउंटर्स की, क्योंकि MSCI दोनों कंपनियों में अपना वेटेज है, फ्री फ्लोट जो है उसको घटाएगी अपने जो रिव्यू होने वाला है उसमें। उसके चलते इन दोनों स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। अडानी टोटल में करीब 750 करोड़ 730 करोड़ के आसपास की बिकवाली संभव है, और अडानी ट्रांसमिशन में करीब 1050 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है वो हो सकती है। यानी कि दोनों स्टॉक मिला के करीब 1800 करोड़ के आसपास की बिकवाली हो सकती है। इंडसइंड बैंक फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी काफ़ी चर्चा में था। इस कंपनी के जो चीफ रिस्क ऑफिसर है रामास्वामी मयप्पन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और अब जो चीफ रिस्क ऑफिसर होंगे वो है मुरलीधर लखारा, जिनको नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट इस कंपनी की सब्सिडरी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट क्लीन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने अपनी EV प्लेटफॉर्म जो है उसके लिए दूसरे दौर के निवेश के लिए करार कर लिया है। कंपनी ने कई प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ निवेश के लिए करार किया है। CCPS यानी कि कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए करीब 675 करोड़ के आसपास ही जुटाने वाले हैं। वेदांता इस कंपनी की जो सब्सिडरीज है उन्होंने $80 करोड़ के आसपास का जो लोन का भुगतान है वो कर लिया है, और लोन भुगतान के बाद 68% के आसपास की जो हिस्सेदारी गिरवी थी उसको इन्होंने छुड़ा लिया है। हालांकि ये हमेशा करते रहते हैं, लेट्स सी इसका इम्पैक्ट क्या होता है। और आखिरी में सोम डिस्टिलरीज, यहाँ पे प्रमोटर्स ने जगदीश कुमार अरोरा ने करीब 1.36 लाख शेयर यानी कि 0.18% के आसपास की हिस्सेदारी जो है खरीदी है 29.41 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पे। अब हिस्सेदारी बढ़ के 18.64% हो गई है 18.27% से। ओके, तो काफ़ी सारी खबरें हैं और ढेरों स्टॉक्स पर रिएक्शन आएगा, और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कई सारी हैं। आइए चलते हैं आशीष के पास FIR के लिए। मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट से करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए ब्रिटानिया के रिजल्ट्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर नोमेरा की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है, जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, और जो लक्ष्य 5350 से बढ़ाकर 5425 कर दिया है। सभी ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो ढेर सारी रिपोर्ट्स है ब्रिटानिया पर, लेकिन सबसे ज़्यादा बुलिश नोमेरा ही नजर आ रहे हैं। लेकिन बेरिश है सबसे ज़्यादा मैक्वारी, जो कि न्यूट्रल की रेटिंग पर अभी भी अपने व्यू पर बरकरार है, और लक्ष्य दे रहे हैं 4250 रुपये का। 4626 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। बाकी CLSA की जो कमेंट्री है वो अगर आप देखें तो मान रहे कि हो सकता है कि यहाँ से अगर प्राइस कट्स होते हैं तो सीक्वेंशियली आगे जाकर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली इनसे सहमत नहीं है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, और जो लक्ष्य इन्होंने 4874 से बढ़ाकर 5184 रुपये कर दिया है। और मानने की जो अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है, और तिमाही के नतीजे भी इन्हें अच्छे नजर आ रहे हैं, और ग्रोथ का आउटलुक भी बढ़िया लग रहा है, तो यहाँ पर आप रखेंगे नजर। इसके अलावा दिग्गज कोल इंडिया, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। CLSA मान रहे कि अगर आप एडजस्टेड तौर पर देखें तो जो नतीजा है खासतौर पर कामकाजी तौर पर इनके अनुमान से बेहतर है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 237 की क्लोजिंग, 280 रुपये का टारगेट है। वहीं JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 290 रुपये के लक्ष्य लिए। सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, और जो लक्ष्य है 225 से बढ़ाकर 240 रुपये कर दिया, 237 की क्लोजिंग चल रही है। मेरिको यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं जेफरी, जो कि खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, और जो लक्ष्य है इन्होंने वो 550 से बढ़ाकर पूरे 600 कर दिया है। 494 की क्लोजिंग है, और साथ में अगर आप देखें तो इनकी तरफ से डबल अपग्रेड भी आया, यानी पहले होल्ड की राय दिया करते थे, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी की है। JP मॉर्गन मान रहे हैं कि आउटलुक और मार्जिन का आउटलुक भी अगर आप देखें तो अच्छा है, खासतौर पर अभी जिस भाव पर वैल्यूएशन चल रही है अपने आप में बढ़िया मौका नजर आता है। लेकिन CLSA अभी भी रिड्यूस की रेटिंग पर बरकरार है, और जो लक्ष्य है इन्होंने मामूली बढ़ाया, 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया है। लेकिन सभी ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो CLSA सबसे कम लक्ष्य दे रहे हैं। बड़ी खबरों में से एक आदित्य बिरला फैशन, यहाँ पर भी फोकस रखना है।
मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, अभी भी अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 214 का भाव है, 195 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और ये मान रहे कि लगातार अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्विजिशन करते जा रहे हैं, लेकिन इस अधिग्रहण से भी एग्जीक्यूशन चैलेंजेस सामने आएंगे, तो ज़्यादा खुश नहीं है इस अधिग्रहण से, तो एबी फैशन यहाँ पर भी फोकस रखेंगे। ओके, तो ये तो रही आपके टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, दिग्गज पेटीएम यहाँ पर भी रिपोर्ट्स आई हैं। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 1150 रुपये के लक्ष्य ले 690 का भाव है, काफ़ी अच्छी अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, लेकिन मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, अभी भी 695 रुपये का टारगेट दिया है। कमेंट्री की बात करूं तो जेपी मॉर्गन मान रहे हैं कि चौथी तिमाही में अगर आप देखें तो बढ़िया पॉजिटिव सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिला है, खासतौर पर अगर आप देखें तो यूपीआई इंसेंटिव्स मिले वो अच्छा है और बाकी के जो सेगमेंट्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करके चल रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स मान रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़िया इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1150 रुपये का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइज यहाँ पर देखिए जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं और जो लक्ष्य है वो 1035 से घटाकर 985 कर दिया है, 735 का भाव चल रहा है। इसके अलावा सीएलएस से अगर आप देखें तो रेटिंग को इन्होंने अपग्रेड कर दिया, यानी पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया करते थे, अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य अगर आप देखें तो इन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है, लेकिन यहाँ पर रखेंगे फोकस। फेडरल बैंक डाउनग्रेड आ गया है यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से और जो लक्ष्य है वो भी 175 से घटाकर 145 रुपये कर दिया, 128 की क्लोजिंग है। वहीं सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, लेकिन जो लक्ष्य 165 से घटाकर 160 रुपये कर दिया है। भारत फोर्ज पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर डबल अपग्रेड कर दिया, यानी पहले न्यूट्रल की राय थी, अब एक खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 992 से घटाकर 929 कर दिया है, 760 रुपये की क्लोजिंग चल रही है। ब्लू डार्ट कमजोर नतीजों के बाद गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 8080 से घटाकर 7000 कर दिया है, 5794 की क्लोजिंग चल रही है। बैंक ऑफ इंडिया पर मॉर्गन स्टैनली मान रहे हैं कि इनका जो अनुमान था मुनाफे का, इससे 16% कम मुनाफा दर्ज किया है, इसके चलते ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 125 का टारगेट, लेकिन 86 की क्लोजिंग चल रही है। और हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सीएलएसए की तरफ से आ गया है डबल अपग्रेड और जो लक्ष्य है वो भी 2509 से बढ़ाकर 2708 कर दिया है, 2547 की क्लोजिंग चल रही है। और अंत में यूबीएल यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लक्ष्य 1550 से घटाकर 1460 कर दिया है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन वाली ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं और पूरे एक्शन को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। सोमवार की सुबह सबका स्वागत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। फॉर ए चेंज सोमवार के सुबह पिक ऑफ द वीक, मैंने पिक ऑफ द डे बोला, पता चला कि चेंज कर दिया है, इसलिए बंसल जी सुप्रभात, पिक ऑफ द वीक ही बताइएगा। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आज तो एकदम अलग हुआ है, हमेशा आप पहले पिक ऑफ द डे बोलते थे और मैं सोचता था आपको करेक्ट करूंगा, उससे पहले आप खुद करेक्ट हो जाते थे। और आज अनिल जी मैं पिक ऑफ द डे नोट करके लाया हुआ था, है वो पिक ऑफ द वीक। बट अनिल जी उससे पहले जो आपने वो जो कमेंट्री थी ना आदित्य बिरला फैशन और TCNL वाली क्लोथिंग वाली, हाँ। वो अनिल जी गजब की थी कि जब भी पैसा आता है कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। और जो अनिल जी इनका ब्रांड है W, वो अनिल जी स्ट्रगल कर रहा है। देखिए वुमेन वेयर के अंदर है और वुमेन वेयर के अंदर अनिल जी जो लीडर है वो है वेस्ट साइड अनिल जी, जो कि ट्रेंड के अंदर आता है। मतलब कि जितनी भी वर्किंग मिडिल क्लास वुमेन्स हैं, लेडीज हैं, फीमेल्स हैं अनिल जी, वो वेस्ट साइड के कपड़े पहनती हैं। तो W स्ट्रगल कर रहा है उसके सामने। और बिल्कुल सबसे जो $1 मिलियन स्टेटमेंट लगी, जब भी पैसा आता है कुछ ना कुछ खरीदने निकल लेते हैं। वर्कोहॉलिक होता है जिस तरीके से शॉपोहॉलिक होता है अनिल जी, जैसे मैं और कुणाल जी वर्कोहॉलिक है अनिल जी, तो वो शॉपोहॉलिक है अनिल जी। तो बहुत अच्छी कमेंट्री लगी मेरे को अनिल जी आपकी। अच्छा, खाली आप पे डाउट करे तो इसलिए कुणाल जी को भी साथ में लपेट लिया कि वो कुणाल जी तो चाय पीने वालों को कौन सा होलिक बोला जाएगा? टीओ होलिक, कुछ होगा वो वैसे बढ़िया है। लेकिन एक चीज है, बंसल जी का चैनल चेक कहाँ तक फैलता हुआ दिख रहा है। सोचिए कि वर्किंग क्लास मिडिल क्लास वुमेन को क्या पसंद है, कहाँ जाके ये सब भी पता है। ये इनको कैसे पता है, ये जरूर पता लगाना चाहिए हमें। फिलहाल पता लगाते हैं पिक ऑफ द वीक। बताएं सर।
अनिल जी देखिए टाइम शॉर्ट है, लेकिन एक हाँ। चीज और पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। आपका अभी अगले 15 दिन में अनिल जी कोई अवार्ड सेरेमनी में आपकी ट्रैवलिंग या आपकी वो ऑफ साइड वाला क्रूज का कोई प्रोग्राम तो नहीं है अनिल जी? है, बिल्कुल मैं है। और कुणाल जी अनिल जी वीकेंड का प्रोग्राम बना रहे हैं अनिल जी आपसे मिलने का। हाँ बिल्कुल है मेरा प्रोग्राम, मैं आपसे मिलने दिल्ली आ रहा हूँ। देखो 2 जनों को होस्ट करने से बढ़िया अपन जाके होस्ट खुद कर लो। गेस्ट बन जाए। ज़्यादा सिंपल है। तो मैं बस जल्दी आने का प्लान कर रहा हूँ जी सर। तो आप अपना प्लान थोड़ा होल्ड पे डालें। तो अनिल जी मैं दिल्ली आ रहा गुजारिश हूँ। है, मतलब जी। कि अनिल जी गुजारिश है, अनिल जी गुजारिश है थोड़ा सा टाइम की अनिल जी, स्पेशल टाइम की अलग से मेरे और कुणाल जी के लिए अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, वैसे तो मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, आप सब लोग जानते हैं। समय मेरे पास बिल्कुल भी होता नहीं है। दिन में सिर्फ 3 बार मुझे फुर्सत मिलती है खाली, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो उन तीनों में से किसी पर भी आप मुझे इनवाइट कर लीजिएगा, Ready है। मैं आ जाऊंगा। जी सर, आप बताएं आपकी पिक ऑफ द वीक। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द वीक है इंडियन होटल। नए हाइस पर अनिल जी बंद हुआ है। अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में है। 358 के अराउंड चल रहा है, 345, 345 के स्टॉप लॉस के साथ 379 के लक्ष्य के लिए इंडियन होटल है मेरा पिक ऑफ द वीक। इंडियन होटल्स में करें खरीदारी। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी अभी आपकी वार्ता में सुन रहा था और अनिल जी मुझे 2 जिज्ञासा अनिल जी मन में आई हैं। तो अनिल जी पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ अनिल जी, ये सोमवार को आप इतने स्मार्ट क्यों नजर आते हैं अनिल जी? मैंने ये नोट किया है अच्छा, कि सोमवार को अनिल जी एक तो आप स्मार्ट भी ज्यादा दिखते हैं और आप में थोड़ा जोश भी ज्यादा होता है। तो इससे क्या मैं ये मानूं कि आपका घर में मन नहीं लगता अनिल जी? 100%। मतलब इसमें तो कोई किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। ये आप ही से सीखा है सर। जी सर। और दूसरी अनिल जी जिज्ञासा ये है, जो बंसल जी ने अभी कहा कि महिलाएं कौन से ब्रांड के कपड़े पहनती हैं इसकी पूरी जानकारी, और उन्होंने साफ कह दिया अनिल जी कि सारी महिलाएं इसी ब्रांड के कपड़े पहनती हैं। अनिल जी हमें तो ये भी नहीं पता कि हम स्वयं कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं। तो अनिल जी बंसल जी को भी धन्य हो अनिल जी, ये कहाँ से जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है अनिल जी? तो इसको भी अनिल जी बिल्कुल पता लगाना होगा कि कैसे पता लगाएं। बिल्कुल बंसल जी की चैनल चेक लाजवाब है, नॉलेज लाजवाब है। चार्ट्स के अलावा हर जगह की पूरी नहीं, चार्ट्स की भी पूरी जानकारी रखते हैं। जी सर, बताएं पिक ऑफ द वीक। अनिल जी पिक ऑफ द वीक में पेटीएम पर मेरी खरीदारी की राय है। नतीजों के बाद मुझे लगता है कि चार्ट पर एक बड़ा मूव आया था शुक्रवार को, और मुझे लगता है कि ये सस्टेनेबल मूव है। स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। बहुत समय के अंडर परफॉर्मेंस समाप्त होती हुई दिख रही है। स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड करने लगा है और निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करने लगा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मूव शुरू हुआ है ये स्टॉक को 750 रुपए तक ऊपर ले जाएगा। तो 750 2 टारगेट रख लें, 730, 750, 670 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर पेटीएम नतीजों के बाद खरीदारी कराएं। ओके, तो पेटीएम में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। आइए सुमित जी की पिक ऑफ द वीक जानी जाए। सुमित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। ये हफ्ते का पिक ऑफ द वीक स्टॉक जो है वो है अंबुजा सीमेंट। सीमेंट सेक्टर चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर लास्ट हफ्ते में मोमेंटम देखा था और ये हफ्ते मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। तो अंबुजा सीमेंट को 385-400 के बीच में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने पोजीशंस बना रखा है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि लास्ट जो मूव था उसके अंदर पिछले 3-4 दिनों के ऊपर का क्लोजिंग देखने को मिला है। तो ये यहाँ से ऊपर का मूव कंटिन्यू करना चाहिए। नीचे में जो इसका सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा 385 रुपीज का, और ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 425 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 430 रुपए का। तो अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 385 के स्टॉप लॉस से 425, 430 के टारगेट्स के लिए। 425, 430 के टारगेट के लिए 350 से 400 के रेंज में खरीदे अंबुजा सीमेंट। ये है राय आपके लिए आती हुई। आइए जैन साहब की भी लेंगे हम उनकी बेहतरीन पिक्स और आज इस हफ्ते के लिए शेयर भी।